तो नमस्कार, मैं हूं भारती और आप देख रहे हैं मुझे 89.6 FM सीकर के डिजिटल पेज से। और आज हम बात करें एक ऐसे विशेष टॉपिक पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमारे जीवन की बुनियाद भी है। तो इस विशेष टॉपिक पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राजेश सैनी, जो उद्यानिकी विशेषज्ञ और इंटरनेशनल ट्रेनर भी हैं। ये काफ़ी देश विदेशों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो सर, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कृषि है वो मॉडर्न हो चुकी है, बागवानी में नवाचार हो चुके हैं, तो इसके अंदर किस तरीके से हमें खेती करनी चाहिए, सिंचाई की जो नई तकनीक है वो क्या है, सुरक्षित खेती किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। किसान भाइयों, जब से हाईटेक खेती आई है, संरक्षित खेती आई है, खेती किसानी के तरीके बदल गए हैं। और जब हम तरीके बदलते हैं तो आय भी ऑटोमेटिक बदल जाती है। और जो नवीन तकनीक है, नवाचार है, वो किसानों के लिए लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। और उसी संदर्भ में आज बात करते हैं हम संरक्षित खेती के बारे में। संरक्षित खेती एक प्रकार की वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से की जाने वाली खेती है, जिसके तहत कृत्रिम ढांचे या संरचनाएं बनाई जाती हैं और उन संरचनाओं के अंदर पौधों को लगाया जाता है और उनसे उच्च गुणवत्ता का उत्पाद और उत्पादन प्राप्त किया जाता है और उनको विपरीत परिस्थितियों में अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है। तो उसे इस प्रकार से की जाने वाली खेती को हम संरक्षित खेती कहते हैं। और इसमें कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार के ढांचे काम में लिए जाते हैं। अगर इसमें हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस का मतलब होता है लोहे की पाइपों से बना एक ऐसा ढांचा जो कि पारदर्शी आवरण से ढका होता है, जिसके अंदर पौधे उगाए जाते हैं, उनसे उच्च गुणवत्ता का उत्पाद और उत्पादन दोनों प्राप्त किए जाते हैं। और अगर हमने ढकने की जो संरचना है, ढकने के लिए जो फिल्म काम में ली है, अगर वो पॉलीथीन है तो नामकरण हो जाता है पॉली हाउस। अगर ढकने के लिए हमने शेड नेट का इस्तेमाल किया है, छाया जाल का इस्तेमाल किया है, तो नामकरण हो जाता है शेड नेट हाउस। और वहीं अगर हमने नेट का इस्तेमाल किया तो नामकरण हो जाता है नेट हाउस। और अगर ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम कांच का इस्तेमाल करते हैं, तो नामकरण हो जाता है ग्लास हाउस। आमतौर में अगर हम देखें तो हमारे प्रदेश के अंदर शेड नेट हाउस, नेट हाउस और पॉली हाउस ज़्यादातर बनाए जा रहे हैं और उनमें खेती की जा रही है। वहीं अगर हम उन इलाकों की बात करें, यूरोपीय देशों की बात करें या उन इलाकों की बात करें जहाँ बर्फबारी होती है, वहाँ पे ग्लास हाउस बनाए जाते हैं। परंतु हमारे देश के अंदर ग्लास हाउस खाली प्रयोगशाला तक ही सीमित हैं। इसमें एक नवीन तकनीक के जो ग्रीन हाउस हैं, उनको कहते हैं हम फैन पैड सिस्टम वाले ग्रीन हाउस, जिसके अंदर हम बाहर के मुकाबले अंदर का तापमान लगभग 8 से 10 डिग्री तक कम कर पाते हैं। उसमें एक तरफ फैन पंखे लगे होते हैं, एक तरफ पैड लगा होता है, पैड के ऊपर पानी गिरता है और पंखे तेज़ी से चलते हैं और अंदर का वातावरण को नियंत्रित किया जाता है। और ये देखा गया कि 8 से 10 डिग्री तापमान बाहर की अपेक्षा अंदर कम रखने में हम सफल हो जाते हैं। आमतौर पे जो हाईटेक जो फैन पैड सिस्टम वाले ग्रीन हाउस है, उनका उपयोग हाईटेक नर्सरी के रूप में किया जाता है, या हमें उसमें फूलों का अगर उत्पादन करना है, मान लीजिए उसमें हमें डच गुलाब लगाना है या कार्नेशन लगाने हैं या एंथोरियम लगाने हैं, ऑर्किड्स लगाने हैं, इस टाइप की हम खेती करते हैं, तो उसके अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। परंतु आमतौर पे ज़्यादातर इसका जब हम प्रोपोगेशन करते हैं, किसी पौधों को तैयार करने का जब कार्य किया जाता है, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। आमतौर पे जैसे पॉली हाउस हो गया, तो इसमें हम फूलों की खेती कर सकते हैं, जिसमें डच गुलाब हो गया, जरबेरा हो गया, कार्नेशन हो गया। कार्नेशन के लिए आपको फैन पैड सिस्टम की आवश्यकता होती है, जबकि डच गुलाब और जरबेरा के लिए आपको काली पॉली हाउस में आप इसकी खेती कर पाते। और पॉली हाउस के अंदर जो स्पेशल प्रकार की फिल्म का उपयोग किया जाता है ढकने के लिए, उसको हम बोलते हैं यूवी स्टेबलाइज्ड होती है। वो 200 माइक्रोन की मोटाई वाली होती है और इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी होती है 98% होती है। और इसमें 2 तरह की फिल्म बाज़ार में आ रही हैं, जिसमें एक पीला कलर लेती है और एक वाइट कलर की होती है। पीले कलर में एक स्पेशल हम केमिकल डालते हैं जिसको निकल क्वेंचर कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लास्टिक का सबसे बड़ा दुश्मन जो माना जाता है वो है सल्फ़र। सल्फ़र एक पेस्टिसाइड्स में काफ़ी सल्फ़र का उपयोग हो रहा है, तो जब सल्फ़र का छिड़काव किया जाता है तो पॉली फिल्म को डैमेज होती है, उसको नुकसान पहुंचता है। उस नुकसान से बचाने के लिए एंटी सल्फ़र जो है फिल्म का उपयोग किया जाता है, और वो पीला रंग निकल क्वेंचर की वजह से होता है, और उस फिल्म को हम बोलते हैं एंटी सल्फ़र। और आमतौर पर जब फूलों की खेती की जाती है तो उसमें सल्फ़र का उपयोग हम लोग करते हैं, क्योंकि हमें पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू इस जैसी बीमारियों से हमको बचाना पड़ता है। क्योंकि फूलों की अगर गुणवत्ता अगर अच्छी नहीं रखेंगे तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते उसको। मार्केटिंग डोमेस्टिक मार्केट में तो हम बेच पाते हैं, परंतु विदेशों में बेचना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को ये ध्यान में रखना होता है।
इसमें और हमारे प्रदेश के किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ग्रीन हाउस लगा रहे हैं तो आपके पॉली हाउस के अंदर आप क्या करने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप पॉलीफिल्म का चयन करें। अगर आप सिंपल सब्जियां लगा रहे हैं, बेमौसमी सब्जियां लगा रहे हैं, तो आपको पीली पॉलीफिल्म की आवश्यकता नहीं है। एंटी सल्फर होना जरूरी नहीं है, परंतु अगर आप फूलों की खेती कर रहे हैं तो एंटी सल्फर वाला होना चाहिए। वहीं आमतौर पे देखा गया कि राजस्थान में तापमान अक्सर कई बार 48 डिग्री भी चला जाता है, तो ऐसे में हम लोगों को जो IR कूलिंग, इंफ्रारेड कूलिंग वाली जो पॉलीफिल्म है वो गुण भी हमारी पॉलीफिल्म में होना चाहिए, जिसकी वजह से आमतौर पे ये देखा गया है 2 से 3 डिग्री तापमान मात्र उस गुण की वजह से कम हो जाता है। और ये 2 से 3 डिग्री का जो तापमान का डिफरेंस है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वहीं हम बात करें कि क्या क्या हम इसमें लगा सकते हैं, तो पॉलीफिल्म के अंदर जो है पॉली हाउस के अंदर आप फूलों की खेती कर सकते हैं, साथ में सब्जियों की भी खेती कर सकते हैं। बेल वाले टमाटर इसमें लगाए जा सकते हैं, खीरे लगाए जा सकते हैं, बीज रहित खीरे जो है उनका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप रंगीन शिमला मिर्ची लगा सकते हैं, लाल रंग की, हरी रंग की, पीले रंग की, बैंगनी कलर की, नारंगी कलर की। आमतौर में फास्ट फूड के अंदर इसका बड़ी तेज़ी से चलन बढ़ा है। मेट्रो सिटीज़ में अगर आप देखेंगे जो आसपास है, दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया, आपके आजकल जो महानगर हैं उनमें, उनके अलावा भी हमारे जयपुर में भी इसकी खपत काफ़ी हद तक बढ़ी है। ऐसे में हमारे किसान भाई इनकी पैदावार कर सकते हैं और जयपुर में जो हमारी सबसे बड़ी मंडी है मुहाना मंडी, वहाँ पे इसको बेच सकते हैं। और अगर फिर भी ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो आप आज़ादपुर मंडी में इसका विपणन कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं अगर हम शेड नेट की बात करें तो शेड नेट के अंदर आप सब्जियां ही लगा सकते हैं, फूलों की खेती करना इस पर मुमकिन नहीं होता है। क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे शेड नेट और पॉली हाउस के बीच में, तो पॉली हाउस के अंदर क्या होता है, बरसात का पानी अंदर नहीं आता है। शेड नेट के अंदर जब बरसात होती है तो उसका पानी अंदर आता है। दूसरा क्या होता है कि जब आप पॉलीफिल्म को फिक्स करते हैं तो टाइट आपको फिक्स करनी पड़ती है, बहुत टाइट होती है। अगर ढीली रख दी तो उस पर तेज हवा की वजह से उसमें फटने का अंदेशा रहता है। वहीं अगर आपने शेड नेट को अगर ढीला फिटिंग में ढीली टाइट कर दी, आपने उसको टाइट से फिट कर दिया तो उसके फटने का अंदेशा रहता है। तो हमेशा ये देखा गया कि पॉलीथीन को टाइट फिक्स करना है और शेड नेट को ढीला फिक्स करना है, ताकि हवा के साथ साथ वो लहराता रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा हमारे किसान भाई ले सकते हैं, और उनको पहले तय करना होगा कि उन्हें करना क्या है और उसके हिसाब से आप उस ढांचे का चयन कर सकते हैं। आमतौर में एक और ढांचा होता है जिसको हम वॉकिंग टनल बोलते हैं। आमतौर पे किसान भाई उस पर खड़े होकर घूम सकते हैं और खेती कर सकते हैं। एक ये सुरंगनुमा ढांचा होता है, लेकिन उसमें आदमी खड़े होकर उस पर खेती कर सकता है, जा सकता है। टमाटर की खेती आप कर सकते हैं, खीरा कर सकते हैं, फूलों की खेती कर सकते हैं। परंतु एक और ढांचा होता है जिसको हम बोलते हैं लो टनल्स। आप जब सर्दियों के दिनों में आप जब जाते हैं तो आपने रोड के आसपास या खेतों में कुछ देखी होंगी, सुरंगनुमा ढांचे होते हैं जो कि छोटी सुरंग के रूप में होते हैं और ऊपर से वो सफ़ेद रंग की पॉलीथीन से या नॉन वोवन प्लास्टिक से ढके होते हैं, ताकि उनको सर्दी से बचाव किया जाता है और ऑफ सीज़न की उस पर फसल ली जाती है। आमतौर पे आप देखेंगे कई बार भिंडी देखते हैं आप, सर्दियों के अंदर भिंडी वो वहाँ से आ रही है। तो या फिर आप देखें टमाटर की खेती देख रहे हैं तो टमाटर वहाँ पे हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप छप्पन टिंडा है वो उसके अंदर कर रहे हैं। तो ऑफ सीज़न में पैदा लेके किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और मुनाफा बढ़ जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि आपका कंपटीशन सीमित हो जाता है। और ऑफ सीज़न में जब आप पैदावार लेते हैं और ज़्यादा पैदावार, ग्रीन हाउस के मैं कहूँगा कि अगर आप खुले में अगर खेती करते हैं तो उसके मुकाबले आपको 8 से 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन इस संरक्षित खेती के द्वारा आप प्राप्त करते हैं, और 8 से 10 गुना का मान आप देख सकते हैं। और प्राइस तो उस समय ज़्यादा ही रहती है क्योंकि ऑफ सीज़न है, खुले में खेती ही नहीं होती है। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं संरक्षित खेती के। तो मैं तो किसान भाइयों को ये कहूँगा कि इस प्रकार की संरक्षित खेती को वो अपनाएंगे, और सरकार के द्वारा इस पर समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है और अनुदान भी दे है, तो उसका लाभ उठाएं और ये इस खेती को अपनाएं। सिंचाई की तकनीक क्या होनी चाहिए, समय के साथ हम देख रहे हैं कि जल स्तर, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, तो हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने पानी को कहाँ देखा, तालाबों में देखा था। फिर कुछ लोग कहते हैं हमने कुएं में देखा था, कुछ लोग अब कह रहे हैं कि हमने नल में देखा, और अब कुछ लोग कह रहे हैं बॉटल में देखा। आने वाले समय क्या होगा, चिंता का विषय है। तो ऐसे में हमें क्या है कि कृषि करनी है, खेती करनी है, तो हमें पानी का सदुपयोग करना होगा, पानी को सजो के रखना होगा। पानी नहीं है ये अमृत है, ये हमें किसान भाइयों को समझना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बूंद बूंद सिंचाई तंत्र को हमें अपनाना होगा। बहुत जगह हम जब देखते हैं या गाँव में जाते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारा खेत इसलिए खाली है क्योंकि वहाँ ज़मीन में पानी नहीं है। और ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये है कि पानी को बढ़ाया जाए, तो उसके लिए आप फार्म पॉन्ड बना सकते हैं, वेल रिचार्जिंग कर सकते हैं,
कुओं को रिचार्ज किया जा सकता है, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग किया जा सकता है। इसके अलावा जो फार्म पॉन्ड है, पॉन्ड लाइनर, खेत तलाई बनाई जा सकती है। और आजकल जो वाटर हार्वेस्टिंग टैंक हैं जिसमें कि पॉन्ड लाइनर का इस्तेमाल होता है, एक विशेष प्रकार की जियो मेम्ब्रेन काम में ली जाती है, ये प्लास्टिक की शीट फिल्म काम में ली जाती है जो कि 500 माइक्रोन की, माइक्रोन का मतलब है जैसे हम दूध को लीटर में नापते हैं वैसे ही मोटाई को हम माइक्रोन्स में नापते हैं, तो 500 माइक्रोन कम से कम मोटाई वाली होनी चाहिए। और इसमें देखा गया है कि जो जियो मेम्ब्रेन जो काम में ली जा रही है आजकल, और सरकार उस पर सब्सिडी भी दे रही है किसान भाइयों को, तो वो 500 माइक्रोन की है और 5 साल की उस पर गारंटी रहती है, ISI मार्का होता है और UV स्टेबलाइज रहती है। तो उसका किसान भाई फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने खेतों में पानी को एकत्रित कर वो ऑफ सीज़न के दौरान 1-2 सीज़न खेती भी कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बागवानी की ओर आपको रुख करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि पानी की कमी है तो उसकी वजह से सरकार कहती है कि भाई आप अनाज की खेती बंद कीजिए, आप बागवानी की तरफ शिफ्ट होइए। तो बागवानी की खेती की जा सकती है और आपको तीसरे चौथे वर्ष में आपको आमदनी शुरू हो जाती है। कई बार क्या होता है कि आप 3 साल तक बीच में इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं पानी का सदुपयोग करके। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो उस पूर्व में हम लोग प्रदेश में बात करते तो हम कहते थे स्प्रिंकलर आप इस्तेमाल कीजिए, दोहरा पद्धति को बंद कीजिए। हम कहते थे राजस्थान या झुंझुनू की जो धरती है या अपने शेखावाटी की धरती बोलते धरती दोहरा रही, पर मैं तो कहूँगा अब धरती ड्रिप इरिगेशन वाली हो गई है। तो उसको अपने को अपनाना होगा और ये बूंद बूंद सिंचाई तंत्र ही एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम खेती कर पाएंगे और भविष्य में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। जैसे बूंद बूंद तकनीक के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक विशेष प्रकार की काली काली पतली पतली लाइन लगी होती है जिसको हम लेटरल्स बोलते हैं। इन लेटरल्स के अंदर एक ड्रिपर लगा होता है, अंदर की तरफ अगर लगा हुआ है, फैक्ट्री से ही अगर लग के आता है तो उसको हम बोलते हैं इनलाइन ड्रिपर्स। इनलाइन ड्रिपर्स का आमतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब पौधों की दूरी 1 मीटर से कम होती है। यानी सब्जियों की अगर आप खेती कर रहे हैं, सब्जियां पास पास लगाई जाती हैं, 45 सेंटीमीटर पर लगाई जाती है, 30 सेंटीमीटर पर लगाई जाती है, 60 सेंटीमीटर पर लगाई जाती है। इस प्रकार से जब खेती की जाती है तो उसमें हम इनलाइन ड्रिपर्स का उपयोग करते हैं। अगर बागवानी की फसल कर रहे हैं, अनार की खेती कर रहे हैं, आंवला लगा रहे हैं, बेर लगा रहे हैं, तो उसमें अगर हम इस प्रकार का ड्रिप इरिगेशन करते हैं तो उसके अंदर ऑनलाइन ड्रिपर्स का उपयोग किया जाता है और उस प्रकार से आप ड्रिप इरिगेशन को अपनाते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं और ड्रिप इरिगेशन पे सरकार द्वारा अनुदान भी दे। एक और तकनीक कहते हैं हम फर्टिगेशन। फर्टिगेशन का मतलब हो गया फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, उर्वरक के साथ साथ पानी के साथ साथ उर्वरक भी देना। पानी में घुलनशील उर्वरक आजकल बाजार में उपलब्ध हैं जिनको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर कहा जाता है, जैसे 18-18-18, 19-19-19, 20-20-20, 13-0-45, 00-50, 12, इस तरीके के कुछ NPK हैं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं किसान भाई और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक जो फर्टिलाइजर टैंक होता है या वेंचुरी होता है, एक उपकरण होता है जिसमें खाद को घोला जाता है और उसके पश्चात ड्रिप सिंचाई तंत्र को उपयोग में लेकर पौधे की जड़ों तक इसको पहुंचाया जाता है। इस पद्धति को हम फर्टिगेशन कहते हैं और आजकल इसका बहुत तेजी से उपयोग हो रहा है। और एक और बात मैडम ने कही थी कि प्लास्टिक कल्चर की बात करते हैं तो प्लास्टिक कल्चर खेती के अंदर अगर हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो उसे प्लास्टिक कल्चर कहा जाता है और प्लास्टिक कल्चर ने बदली किसानों की दुनिया, इसमें कोई भी संशय नहीं है। क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में बड़ी तेजी से बढ़ा है। जैसे पॉलीहाउस के अंदर है, संरक्षित खेती के अंदर ये अहम हिस्सा है, बूंद बूंद सिंचाई तंत्र में ये अहम हिस्सा है, क्रॉप कवर्स, प्लास्टिक मल्च भी इसके अंतर्गत आती है। और न केवल फसल पैदा करने के पश्चात बल्कि पैदा करके मार्केटिंग करने के लिए भी प्लास्टिक के चीज़ें के उपयोग होते हैं। कैरेट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें प्लास्टिक की टोकरियाँ आती हैं जिसमें कि सब्जियों को रखा जाता है, फलों को रखा जाता है, विपणन किया जाता है। पूर्व में लोग टोकरियों में डाल के किया करते थे, उससे आधा लगभग 20 से 25% तो ट्रांसपोर्टेशन में आपका माल खराब हो जाता था। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर सरकार ने हमको सब्सिडीज़ भी मुहैया कराई हैं। समय समय में किसानों को इस पर प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं और लोगों को प्रशिक्षण दे के इस तरफ लोगों को ये दिखाने की, समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो उत्पादन आपने पैदा किए वो सही तरीके से विपणन हो, जिससे जो एंड कस्टमर है उसको भी फायदा हो और आपको भी हो। जी सर, ये बात आपने सच कही कि इससे ना इनकम का सोर्स तो बड़ा है, लेकिन मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ जो प्लास्टिक कल्चर है, इसके अंदर जो प्लास्टिक मल्च आते हैं, फॉर्म पॉन्ड आते हैं और जो क्रॉप कवर है, जिससे कि आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए जिससे कि मतलब लोगों को, किसानों को इसका फ़ायदा मिल सके और वो पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, जैसे हमने कहा कि बूंद बूंद सिंचाई तंत्र अपनाकर आप पानी की बचत कर सकते हैं, परंतु इसके साथ अगर आप मल्च को जोड़ लें, मल्च का मतलब होता है प्लास्टिक की एक छोटी सी पतली सी फिल्म होती है जो कि एक तरफ से चांदी कलर की होती है, सिल्वर कलर की होती है, दूसरी तरफ से ब्लैक काली होती है और इसको उठी हुई क्यारियों पे बिछाया जाता है और
क्यारियाँ बनाई जाती हैं उठाई हुई, लगभग 1 मीटर चौड़ी और लंबाई उसकी आवश्यकता अनुसार, और 2 क्यारियों के बीच में लगभग 45 सेंटीमीटर का 45 से 50 सेंटीमीटर का रास्ता रखा जाता है, जिसको पाथवे बोलते हैं, जिसमें कि आदमी आ जा सके, किसान भाई आ जा सके और शस्य क्रियाएँ कर सके। इन उठी हुई क्यारियों पे ड्रिप लाइन बिछाई जाती है, 2 ड्रिप लाइनें बिछाई जाती हैं। उसके ऊपर फिर प्लास्टिक की ये मल्च बिछाई जाती है, जिसमें चांदी कलर आकाश की तरफ होता है और काला रंग जो है मिट्टी की तरफ होता है, ज़मीन की तरफ होता है। उसमें फिर एक निश्चित दूरी पे छेद किए जाते हैं, उसके अंदर फिर पौध लगाई जाती है, चाहे वो टमाटर की पौध हो, चाहे मिर्ची की पौध हो, चाहे गोभी हो, या जो भी आप फसल कर रहे हैं उसको लगाया जाता है। जिससे फ़ायदा क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा आपने पानी की बचत की, परंतु उसके बाद भी कुछ पानी आपका वाष्पीकरण हो जाता है तेज गर्मी की वजह से, परंतु जब फिल्म लगी हुई है तो वाष्पीकरण काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरा, उससे नमी बनी रहती है। जहां आपको 1 दिन में सिंचाई कर 2 दिन के अंतराल पे करनी है, वहां आप 4 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते हैं, तो आपको ये फ़ायदा मिलता है। और जी बल्च लगाने के पश्चात जो नीचे खरपतवार होती है, आमतौर पर देखा गया है किसान भाइयों का ज़्यादातर समय इस खरपतवार को निकालने में निकल जाता है। तो ये खरपतवार उग ही नहीं पाती, तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक तरह से आपका समय और कॉस्ट, खर्च दोनों बचते हैं। तीसरा क्या होता है कि जो चांदी कलर होता है उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो एक तरह से दर्पण का काम करता है। उससे जो किरणें हैं वो जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो पत्तों के नीचे जाके गिरती हैं। तो पत्तों के नीचे आमतौर पे जो कीट होते हैं, पतंगे होते हैं, वहाँ बैठे होते हैं, पर जब वहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँचती हैं रिफ्लेक्ट होके, तो वहाँ पे वो कीट पतंगे रह नहीं पाते। इसकी वजह से ये भी देखा गया है कि जब आप मल्च का प्रयोग करते हो तो उससे रोग और कीटों का प्रकोप भी काफ़ी हद तक कम होता है और उत्पादन बढ़ता है। तो ये तो हो गया आपका मल्च के बारे में। मल्च की जो मोटाई है आमतौर पे ये बाज़ार में 20, 25 और 30 माइक्रोन की होती है, परंतु 30 माइक्रोन वाली जो मल्च है वो बेहतर होती है, उसको आप उपयोग में लेनी चाहिए। और जब आपका मल्च का काम पूरा हो गया तो आप उसको 1 सीज़न के बाद समेट के रख सकते हैं, और अगर फट गई है तो उसको आप वापस एकत्रित करके रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं। खेत पे उसको ज़्यादा समय तक पड़े ना रहने दें। अगर ज़्यादा समय तक मल्च के टुकड़े उसमें पड़े रहते हैं तो फिर ज़मीन को ख़राब भी करते हैं। तो ये एहतियात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि फार्म पॉन्ड के बारे में बताइए। फार्म पॉन्ड का क्या है कि फार्म पॉन्ड बना के हम पानी को यानी अमृत को सजो सकते हैं। बरसात के दिनों में जो बारिश का पानी बह के चला जाता है, उस पानी को हम उस पॉन्ड के अंदर सजो के रख सकते हैं। और इस पॉन्ड के ऊपर जो है इसकी साइज़ अलग अलग साइज़ है। आमतौर पे 50 मीटर बाई 50 मीटर बाई 3 मीटर गहराई वाला, और अगर आप बड़े लेवल पे 3-4 किसान भाई मिलके करते हैं तो 100 मीटर बाई 100 मीटर बाई 3 मीटर गहराई वाला, इस तरीके से आप कर सकते हैं। 20 बाई 20 मीटर इंटू 3 सेंटीमीटर गहरा वाला, 3 मीटर गहराई वाला। ये अलग अलग तरीके के हैं जिस पे भी सरकार के द्वारा आपको सब्सिडी भी दे है और आप इसको अपना सकते हैं। और इसमें जो पॉन्ड लाइनर जो लगाया जाता है, जिसको हम जियो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इस मेम्ब्रेन की वजह से पानी ज़मीन में रिसता नहीं है और वहीं पे रहता है। तो ये लगभग 500 माइक्रोन वाली होती है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नीले कलर की भी होती है, काले कलर की भी होती है, आप जिस चाहें वैसा उपयोग में ला सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है कि आप उन कंपनियों की ही पॉलीफिल्म काम में लें, अन्यथा आपको सब्सिडी नहीं दे होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सर्दियाँ बढ़ गई हैं, सर्दियों की वजह से क्या होता है कि पाले की प्रकोप से कई बार हमारी सब्जियाँ खराब हो जाती हैं, फल फ्रूट खराब हो जाते हैं, पौधे खराब हो जाते हैं। यहाँ तक ये देखा गया है कई बार पपीते के पेड़ हैं, पौधे लगा रखे हमने, उसके ऊपर ठंड की वजह से पपीते के पौधे नष्ट हो गए। तो ऐसे में क्या है कि क्रॉप कवर एक तरह से पौधे की रिजाई के रूप में काम करता है। इसको आपको सफ़ेद रंग का ये नॉन वोवन प्लास्टिक है, जिसको कि ऊपर से पौधे को ढक दिया जाता है, जिससे कि अंदर गर्मी बनी रहती है। और इसको आमतौर पे लोग 15 दिसंबर के आसपास काम में लेते हैं और लगभग 15 फरवरी तक पौधे को ढक के रखते हैं। और इस तरीके से ये सर्दी से बचाव करता है। और पौधे को हमने यहाँ तक देखा है कि जब पौधे को ये न केवल सर्दी से बचाव करता है, बल्कि उसके अंदर जो गतिविधि है, आमतौर पे जब सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं तो पेड़ों की बढ़वार रुक जाती है, परंतु अगर क्रॉप कवर आप अपनाते हैं तो नई पत्तियाँ भी आती हैं, फूल भी आते हैं। ये सब प्रक्रिया भी सतत चलती रहती है, पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पाती है। जी सर, ये बात सही है कि अगर हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो पैदावार अच्छी होती है, पेड़ पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और वो अच्छे ढंग से पनप पाते हैं। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये कौन सी प्रयोजना है जो सरकार द्वारा लाई गई है? ड्रोन तकनीक जो है, आमतौर पे हमने शादी ब्याह में तो आप लोगों ने सबने देखा होगा कि ड्रोन उड़ते हैं और शूटिंग करते हैं, परंतु कृषि के अंदर इसके उपयोग
के बारे में सरकार ने सोचा और लोगों ने आगे बढ़ के इस तकनीक को अपनाया, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी है और किसानों के काम, किसानी के जो काम हैं वो बहुत आसान हो गए। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है कि ये एक तरह की तस्तरी है, जो कि एक तरह का आप कह सकते हैं हेलीकॉप्टर की जैसे आकार वाला होता है, हवा में उड़ता है और उससे आप कई प्रकार की चीज़ें का फ़ायदे उठा सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि एक रिमोट सेंसिंग तकनीक है। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है बिना किसी वस्तु के संपर्क में जाए उस वस्तु के बारे में सारी जानकारी एकत्रित करना, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है। पूर्व में ये काम हमारे उपग्रह किए करते थे, पर उपग्रह से जब फोटोग्राफ्स लिए जाते थे तो वो काफ़ी मैक्रो लेवल पे होते थे, बड़े लेवल पे होते थे। पर ये ड्रोन से जब आप लेते हैं तो हम बहुत ही माइक्रो लेवल पे प्लानिंग कर पाते हैं। तो ये अब इसमें अगर आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आपको खेत की अगर बाउंड्री तय करनी है तो आप इससे बाउंड्री तय कर सकते हैं। आपको अगर मैपिंग करनी है क्रॉपिंग पैटर्न का, भाई हमारे इलाके में कितने लोगों ने गेहूं लगा रखा है, कितने लोगों ने सरसों लगा रखी है, तो इस तरीके का अगर आपको पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न का पता करना है तो इस पर ये बेहद सहायक है। अगर किसी प्रकार का कीट या बीमारी का प्रकोप बढ़ा है तो आप ड्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि किस हद तक ये बीमारी फैल चुकी है या ये कीट लग चुका है। तो एक बार आपको आइडिया आ जाता है कि भाई इतने इलाके में ये फैल चुका है, तो उसके हिसाब से आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। एक बार आपको प्रोडक्शन के बारे में पता कर लग जाता है कि भाई आपने जब फूल आ रहे हैं उस समय आपने ड्रोन से जानकारी एकत्रित की है, उसके बाद फली बन रही है, उसके बाद आप ये भी पता कर सकते हैं कि भाई इस बार सरसों कितना उत्पादन सरसों का होने वाला है। एक काफ़ी हद तक आपका अंदाज़ा सटीक बैठ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और आजकल हमारे किसान भाई तो जैसे बीमारियों की रोकथाम के लिए, जैसे आपका कीट पतंगों की रोकथाम है या बीमारियां लग गई हैं, तो उसके लिए ड्रोन तकनीक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और ड्रोन के नीचे एक टैंक लगा होता है, उस पर वो अपने जो पेस्टिसाइड है उसको घोल देते हैं और ड्रोन को ऊपर उड़ाया जाता है और उसके बाद पूरे खेत में छिड़काव किया जाता है। ये तो बहुत लोगों ने इसको अपना लिया है। ये तकनीक तो फिलहाल काफ़ी लोग जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो अपने खेतों पे कर रहे हैं। सरकार के द्वारा ड्रोन दीदी परियोजना भी चलाई जा रही है, जिसमें महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की तकनीक सिखाई जाती है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से आप इनको अपनाकर रोज अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, आप अपनी लाइवलीहुड चला सकते हैं। और एक तरह का ये बिजनेस है जिसके प्रति महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, ताकि वो कृषि अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकें। इसके अलावा कई बार क्या होता है, कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे इस ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ना है और इसके बारे में अधिक जानकारी लेनी है, मुझे प्रशिक्षण लेना है। तो कुछ एजेंसीज़ को गवर्नमेंट ने ऑथराइज भी किया है, वो 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं और लगभग 20 से 30 हज़ार उनकी फ़ीस भी है। और वहाँ पे जाके आप ड्रोन टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, कैसे ऑपरेट करना है, किस प्रकार के ड्रोन होते हैं, कौन सा ड्रोन किस चीज़ में काम आएगा और आप इससे क्या क्या काम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं और उनके बाद एक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है, जो कि सिविल एविएशन द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। और उस सर्टिफिकेट का नाम है ड्रोन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट। और उसके बाद आप हर प्रकार का ड्रोन उड़ाने के लिए ऑथराइज हो जाते हैं। नहीं तो इसमें कुछ रहता है कि एक वज़न के बाद में आपको कि ड्रोन का वज़न अगर कुछ है, ज़्यादा है, तो आप उसको उड़ा नहीं सकते। उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। परंतु अगर आपके पास ये लाइसेंस है तो आप इस प्रकार के ड्रोन को, टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट कर सकते हैं और उसका उपयोग व्यावसायिकरण कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। सरकार द्वारा इस पर समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और कुछ अनुदान की भी व्यवस्था होने की संभावना है, की जा रही है। तो ये अभी आप अपने नज़दीकतम जो कृषि या उद्यानिकी विभाग है उनसे जाके संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से किसानों की दुनिया ही बदल गई है। और नवाचार को अपनाकर किसान भाई न केवल अपने आय में वृद्धि करते हैं, बल्कि उनका स्टेटस सिंबल भी बदल रहा है। पहले आमतौर पे जब हम किसान की बात करते थे तो पगड़ी बांधा हुआ, फटेहाल और गाय भैंस बैल के साथ दिखता था। परंतु आज के जो किसान भाई हैं वो ट्रैक्टर के साथ है, हार्वेस्टर्स के साथ है और नई तकनीक के साथ है और उनका गाड़ियाँ मेंटेन करते हैं। और सरकार भी उनको काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है। किसान अब किसानी नहीं रह गई, एक तरह का बिजनेस हो गया। करने वाला चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। और सरकार युवाओं को प्रोत्साहित भी कर रही है और नवाचार अपनाकर लोग न केवल
अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जी सर, आजकल के किसान डिजिटल हो चुके हैं एक तरीके से। तो सर अब मैं जाने से पहले आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसान भाइयों, आमतौर पे ये देखा गया है कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। कारण परंपरागत खेती घाटे का सौदा है, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु अगर आप अपनी दिशा बदलेंगे तो दशा ऑटोमेटिक बदल जाएगी। मेरा कहना है कि नवीन तकनीकों को अपनाएं। अगर आपके पास ज़मीन है, पानी है और नवीन तकनीकी को अगर आप अपना लेते हैं तो किसान के बराबर आमदनी और कोई व्यक्ति नहीं अर्जित कर सकता, क्योंकि इसमें मान है, सम्मान है। और दूसरा क्या है कि जब आप खेती करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं है, तो आप सब चीज़ों से सुदृढ़ होते हैं और आप जल्दी आपका समाज में नाम भी होता है। और आज का युवा नाम, पैसा और मान सम्मान के लिए लालायित है। और मेरा तो एक मानना है कि आप इस तकनीक को अपनाएं और सरकार के द्वारा इस पर समय समय प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा रहा है। आप इनसे जुड़ें और लाभ उठाएं। और आने वाला समय हाईटेक खेती का है, नवाचार का है, और इससे जुड़ेंगे तो आप खूब तरक्की करेंगे और सरकार आपको सम्मानित भी करेगी। और आपका तो जो है जीवन स्तर सुधरेगा ही, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी आपकी अहम योगदान रहेगा।